हेलो झारखंड बोर्ड के क्लास 11th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर। और जो इस तरह से हम आपका मॉडल शीट दे रहे हैं हूबहू इसी प्रकार से आपका इस बार आने 2026 का मॉडल शीट जैक जारी करने वाला है, ठीक है। और आप सबको बता दें कि पिछले साल आपका भाई ने केमिस्ट्री में मात्र 10 सेट का प्रैक्टिस कराया था। कितना का? मात्र 10 सेट का, ठीक है, जिसमें से हम आपको मात्र 10 सेट दिए थे। आपने भैया से पूछ सकते हैं। और 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से उसी में से हमारा 38 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन के साथ एकदम मैच किया था, ठीक है। तो इस बार भी हम आपको 10 सेट देने वाले हैं और इस बार 40 ऑब्जेक्टिव में से केमिस्ट्री का आपका 40 का 40 मैच करने वाला है, ठीक है। आप हमारा पुराना वीडियो भी आप देख सकते हैं प्रूफ के तौर पर, ठीक। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना है ना। इस बार भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, एक एक नंबर का टोटल 40 नंबर मिलेगा। आपको समय यहाँ पे 1 घंटा 15 मिनट मिलेगा, 1 घंटा क्वेश्चन सॉल्व करने का और 15 मिनट आपको क्वेश्चन को पढ़ने का, ठीक है। ये आपका केमिस्ट्री का प्यारा सा क्या है, तो प्यारा सा मॉडल पेपर है, ठीक है। आराम से जितना हम क्वेश्चन बताएंगे सबको कॉन्सेप्ट के साथ एकदम रट लेना है। उसके बाद आपका आराम से 40 में से 40 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हम लोगों के सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, कहता है कि जो 12 से 60 में कितने सार्थक अंक मौजूद हैं, यानी हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1 to 60। इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करने का तरीका आपको पता है। जब कोई एग्जैक्ट नंबर हो, जैसे ये एग्जैक्ट नंबर है, ये पॉइंट वगैरह नहीं है, तो एग्जैक्ट नंबर में हमेशा ध्यान में रखना कि जीरो को कभी भी काउंट नहीं करते हैं। तो इसमें से टोटल कितना नंबर है? 3 नंबर। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया सर? 3 हो गया। कोई दिक्कत है? कितना हो गया? इसमें 3 हो गया, है ना। यही यहाँ पे कहीं रहता आपका इस तरह से, जैसे 1 2 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट रहता और यहाँ पे रहता 6 0, तब इसमें से 4 हो जाता क्योंकि जीरो को हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है यौगिक CH3COOH का मोलानुपाती सूत्र क्या है, यानी द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड CH3COOH, है ना। यानी कि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, वो भी एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो आराम से देखना कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है, ठीक है यहाँ पे क्या चीज़ CH3COO और ये है आपका H। इसमें से हमको पूछ रहा है कि इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, है ना। इंपेरिकल फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, आराम से देखना। पहले कार्बन काउंट करो, कितना है? 1 कार्बन और 2 कार्बन। तो यहाँ पे लिखो कार्बन आपका कितना है? 2 है। फिर हाइड्रोजन काउंट करो, दूसरे नंबर में हाइड्रोजन काउंट करो, कितना है? 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ लिखो 4। फिर ऑक्सीजन काउंट करो, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है आपका 2। और कुछ है क्या? तो नहीं, खाली कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, 3 है। अब इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन है? छोटा नंबर 2 है, तो 2 से सबको भागा दे दो, 2 से इसको भी भागा दो, 2 इससे 2 इससे, तो काटेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ 1 बचेगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 बचेगा और 2 एकम 2, यहाँ खाली 1 बचेगा। तो कार्बन कितना है? 1, तो लिखो यहाँ पे कार्बन 1। हाइड्रोजन कितना है? 2, तो यहाँ पे लिखो CH2। ऑक्सीजन कितना है? तो 1, तो यहाँ पे लिखो सिर्फ वो, तो बन गया CH2O। तो ये आ गया इसका इंपेरिकल फार्मूला। बहुत आसान है, बहुत ईजी है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। और ये बोर्ड परीक्षा में 3-4 बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल आता है, बच्चे सबसे ज्यादा डरते हैं और आपका भाई स्टार है इस सब में, है ना। देखिए क्या बोल रहा है, कहता है कि इफ यू हैव 300 ml ऑफ 1.5 m मतलब होता है मोलैरिटी NaCl, और हाउ मेनी ml ऑफ 4.5 मोलैरिटी NaCl कैन यू मेक। बहुत आसान है। क्या बोल रहा है कि आपके पास NaCl का जो है वो दे दिया है कि NaCl आपके पास 300 ml है, जब उसका मोलैरिटी सॉल्यूशन का कितना है? 1.5। तब कह रहा है कि मान लो हम लोग सॉल्यूशन का मोलैरिटी कहीं लेते हैं 4.5 m, तो NaCl कितना ml बनेगा? कितना ml बनेगा? बहुत आसान है। देखो 2 पार्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो 2 पार्ट में, एक पार्ट आपका ये है और दूसरा पार्ट आपका ये है। देखिए यहाँ पे दिया है आपका ml, ये वाला है ना, ml 300 ml आपको NaCl दिया है। कितना दिया है? 300 ml आपको NaCl दिया है। टोटल NaCl कितना है? 300 ml है। तो यहाँ पे ये आपका वॉल्यूम है, एक तरह से क्या आपका वॉल्यूम है, ठीक है, NaCl। ये है आपका मोलैरिटी, m का वैल्यू, मोलैरिटी, यह है आपका मोलैरिटी, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। इधर आपका दिया है सिर्फ मोलैरिटी, क्या दिया है? सिर्फ मोलैरिटी NaCl का। यहाँ पे आपको क्या पूछा है? तो NaCl कितना बना सकते हैं, इसका वॉल्यूम पूछा है। आपको पता है कि मोलैरिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स बराबर, है ना, मोललता बराबर क्या होता है? तो मोलों की संख्या, यानी कि N/V, और
विलियन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मोलैरिटी आपको दिया है 1.5, इसी पर सॉल्व करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान है सर। 1.5 यहाँ पे बैठाएंगे बराबर का बराबर, एन आपको नहीं दिया है, एन आपको नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे अच्छा से दिखेगा, एम का वैल्यू है 1.5, तो लिखें यहाँ पे 1.5 बराबर बराबर, हमको एन निकालना है यहाँ पे, चलो नहीं है, बराबर भी का वैल्यू वॉल्यूम कितना है, मान लो 300 ml है, कितना है 300 ml, बहुत आसान है। अब देखिए 300 ml है, अब नियम क्या कहता है कि हमको चाहिए एन, तो ये किस में है आपका, तो ये है आपका किस में, एन बाय भी, यही ना होता है, हाँ, ये आपका 300 और ये आपका 1.5, ठीक है, ये आपका 1.5, ये आपका 300, तो यहाँ पे भागा में इधर जो गुना में, तो है एन बराबर हम लोग 1.5 में गुना करेंगे 300, ध्यान देना 1.5 गुना 300, और ये है किसके बराबर, तो एन के बराबर, ठीक है। अब देखिए 1.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10 से भागा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। अब ये 0 से ये 0 गया, तो यहाँ बचा 30 और यहाँ बचा 15, तो 30 को 15 से गुना करेंगे तो 15 या 45 आ जाएगा 450, कितना आ गया 450, तो मोल्स कितना आ गया एक तरह से 450, एन का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 450, ठीक है। इधर आ गया आपका एन का वैल्यू 450, अब वही एन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, इधर वाला बहुत आसान है, ठीक है। 450 आया, देखिए यहाँ पे एन का वैल्यू कितना आया है 450 आया है, और यहाँ पे मोलैरिटी कितना दिया है, एम का वैल्यू कितना दिया है, एम का वैल्यू कितना दिया है, तो एम का वैल्यू दिया है यहाँ पे मोलैरिटी बराबर 4.5, कितना दिया है 4.5, ये दिया है। आपको चाहिए क्या चीज़, वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए वॉल्यूम, ये आपको चाहिए। हम लोग जानते हैं कि मोलैरिटी बराबर क्या होता है, ऊपर में लिखते हैं थोड़ा सा, है ना, ध्यान देना, ये मोलैरिटी बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं होता है एन बाय भी, ये होता है मोल्स अपन वॉल्यूम, ये होता है मोलैरिटी है कितना 4.5, सिंपल है, बराबर एन अभी हम लोग निकाले हैं कितना है 450, हमको वॉल्यूम चाहिए, सिंपल है। अब ये वॉल्यूम किस में, भागा में, इधर जगह तो गुना में, और ये गुना में इधर जगह भागा में, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 450 डिवाइडेड बाय 4.5, सिंपल है। पॉइंट हटाएंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा 10 से गुना, बोल सर क्यों हुआ 10 से गुना, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ठीक है, इसलिए। अब 45 है, यहाँ पे 45 450 है, ठीक, तो यहाँ पे 45 से कम 45 और 45 दे है 450, तो 10 गुने 10 ओवर आ गया आपका 100, तो वॉल्यूम कितना आ गया आपका 100 ml आ गया, कितना आसान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये हम लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ से समझने में, बोल सर तीसरा का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से हम बताते हैं, हम सबका ट्रिक बताएंगे आपको ताकि आप कोई भी क्वेश्चन बना लीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, सबसे ज़्यादा एटम किसमें प्रेजेंट है। तो आपको पता है कि एटम्स निकालने का फॉर्मूला जनरली होता क्या, देखिए जनरली होता मोल्स, जिसमें ज़्यादा मोल्स उसका ज़्यादा एटम, तो मोल्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास बटा मोलर मास, ये ना होता है मास बटा मोलर मास, ये होता है मोल्स बराबर, जिसका ज़्यादा मोल्स आएगा उसमें ज़्यादा एटम आएगा, ठीक है। तो सबका मास दिया है इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाएं, तो मास है 1 ग्राम, ठीक है, इसका मास है 1 ग्राम, और मोलर मास Ag का हमको नहीं पता है, सपोज करो तो इसको छोड़ देते हैं। सोडियम है 1 ग्राम, मास इसका 1 ग्राम, इसका मोलर मास सबको पता होता है, याद रहता है, सबका 23 होता है, क्योंकि सब पता है ये ज़्यादा बड़ा आइटम है इसलिए बच्चे जल्दी याद नहीं रखते हैं, ठीक है, ये हो गया। तीसरा है लिथियम, इसका मास दिया है 1 ग्राम, इसका मोलर मास कितना होता है, तो इसका हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, इसका मोलर मास तकरीबन होता है यहाँ पे 7, ठीक है। अब आ गया क्लोरीन है 1 ग्राम, तो मास इसका 1 ग्राम, मोलर मास इसका होता है 35.5, लेकिन Cl2 है तो ये हो गया 35.5 और 35.5 यानी आ गया तकरीबन ये 35 दूनी 70 1 71, है ना 71। अब देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोल्स किसका आया, देखिए 1 को भागा देना है, यहाँ पे पता नहीं है इसको, ये तो बड़ा ही होगा, ज़्यादा ही नंबर होगा। यहाँ 1 को भागा देना है 23 से, यहाँ 1 को भागा देना 7 से, तो यहाँ 1 को भागा देना 71 से, तो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा 1 को भागा देना 7 से, यानी आपके पास 1 रुपया है और बांटना है सिर्फ 7 कोई को, आपके पास 1 रुपया है बांटना है 23 कोई को, आपके पास 1 रुपया बांटना है 71 कोई को, तो सबसे ज़्यादा हिस्सा होगा जिसमें से कम लोगों को बांटना है, तो सबसे ज़्यादा हिस्सा इसमें होगा ना, यानी सबसे ज़्यादा मोल्स होगा 1/7 में, और 1/7 आया है किसका, तो लिथियम का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बहुत आसान है, 1 ग्राम लिथियम, ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या है, सही है। अगला देखिए बहुत ईजी और बहुत फिक्स क्वेश्चन, ये वाला एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, कहता है कि यहाँ पे Br दिया है, देखिए ब्रोमीन दिया है, ठीक है, यहाँ पे इसका मास, ऊपर में मास रहता है 80 और नीचे रहता है इसका एटॉमिक नंबर, देखो ना कितना है 35 है, ठीक है,
35 है, कोई दिक्कत है? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमको इसमें बोल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। ये फिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, तो आपको पता होगा कि नीचे रहता है एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग दिखाते हैं जेड से, ऊपर में रहता है एटॉमिक मास जिसको दिखाते हैं ए से। अब जितना एटॉमिक नंबर रहता है जेड, उतना ही प्रोटॉन रहता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। आप ये पढ़ें कि नहीं? नहीं पढ़ें तो आपका भाई है पढ़ाने के लिए। तो एटॉमिक नंबर है 35, तो प्रोटॉन भी हो गया आपका 35 और इलेक्ट्रॉन भी हो गया आपका कितना? 35। तो प्रोटॉन भी 35 और इलेक्ट्रॉन भी 35। तो आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पता चल गया कि दोनों 35 है। तो दोनों 35 कहाँ कहाँ है? तो यहाँ ई वाला तो होगा नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन पूछा था तो 35 फिर प्रोटॉन 35, इस तरह देखना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि 35 यहीं पे मिल रहा है। बाकी यहाँ आपका मन है तो आप न्यूट्रॉन भी मिला सकते हैं, है ना। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है जनरली ए बराबर ए, एन बराबर क्या होता है? ए माइनस जेड। बोल भैया ए माइनस जेड मतलब क्या होता है? ए मतलब एटॉमिक मास, जेड मतलब एटॉमिक नंबर। तो यहाँ मास कितना है? तो मास इसका है 80। कितना है सर? 80, है ना। और एटॉमिक नंबर कितना है? 35। तो 80 में 35 घटाइएगा तो आएगा कितना? 45। देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी ऑलरेडी आपका सही है, ठीक है। तो जो तेज बच्चे हैं वो डायरेक्ट 2 को मिलाया और डायरेक्ट टिक मार दिया। जिसको लग रहा नहीं एक बार मिला लेते हैं तो निकाल लेना, सिंपल है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि 10 मीटर पर सेकेंड वेग से गतिमान 0.1 kg द्रव्यमान की एक गेंद की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद वेलोसिटी इतना। कहने का मतलब कोई गेंद है जिसका द्रव्यमान है 0.1 kg और उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमेशा हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? तो लेमड़ा बराबर क्या होता है? तो h/p, है ना। P मतलब H मतलब प्लांक्स कांस्टेंट और P मतलब होता है इसका संवेग यानी मोमेंटम। कभी कभी P को ही हम लोग ऐसे लिखते हैं, P बराबर होता है mv। देखो P बराबर क्या होता है? mv, m इंटू भी, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ मास और वेलोसिटी दिया है ना, तो P के जगह हम लोग जनरली mv यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? mv। तो यहाँ पे P ना लिख के हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो P ना लिख के हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे mv। थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। P ना लिख के हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? mv, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे mv, सिंपल है। अब बैठा देंगे फॉर्मूला। देखो लैम्बडा हमको पूछ रहा है, वेवलेंथ हमको पूछ रहा है लैम्बडा, तो लैम्बडा बराबर h। देखो अब यहाँ पे क्या है ना कि आपको वैल्यू याद रखना होगा। प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? 6.626 इंटू 10⁻⁻34 होता है। कितना होता है? 10⁻⁻34, ठीक। नीचे m कितना है सर? मास है आपका 0.1, है ना। और आपका वेलोसिटी कितना है? तो वेलोसिटी है 10, ठीक है। वेलोसिटी कितना है? 10। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, देखना यहाँ पे, ठीक है। देखो बहुत आसान है। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 है। चलो उसको वैसे रहने देते हैं। 6.626 इंटू 10⁻⁻34, बहुत आसान है सर। अब आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 0.1 है और यहाँ पे 10 है। देखो 0.1 है और इंटू है आपका 10, ठीक। तो देखो यहाँ पे 0.1 है ना, क्या है? 0.1 है ना। 0.1 को आपको पता है कि पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में होगा 10 से गुना। बोल भैया 10 से गुना क्यों हुआ? क्योंकि पॉइंट के बाद है एक डिजिट, 10 से गुना किए। अब यहाँ बचा खाली 1 और गुने 10, तो 10 और 10 से देखो गुना और भागा ही खत्म हो गया। तो फाइनली आपका बचा 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सही हो जाएगा। कितना आसान था। कुछ है इसमें से सर? कुछ नहीं है। जब आपका भाई आपके साथ तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। कुछ बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को एकदम धज्जियाँ उड़ा देंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ है नहीं। आप बोलिएगा भैया आप सब क्वेश्चन में को इजी बोलते हैं। सर रियल में इजी है, बस आप हमारे साथ जुड़े तो रहिए और जल्दी से। इस पर ज़्यादा नहीं, मात्र 1 के व्यूज़ कंप्लीट करना है। उसके बाद तुरंत आपको दूसरा वीडियो आ जाएगा। हम फिजिक्स वाला अपलोड किए थे इससे पहले, आपको पता नहीं है तो आप जाइए और तुरंत देख लीजिए। फिजिक्स का सारा का प्ले लिस्ट हम बना देंगे अभी, ठीक है। फिजिक्स में हम बोले थे कि 1 के जल्दी कंप्लीट करो और आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया 2 के प्लस, है ना। तो उसका वीडियो हम कल अपलोड करेंगे, ठीक है। तो इसका भी वीडियो जल्दी से, इस पर भी 1 के मात्र करना है आप, है ना। और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है ना। तो गर्दा उड़ा देंगे, टेंशन मत लेना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन कहता है कि द सीरीज ऑफ लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपेयर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज। कहता है क्या कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन सा स्पेक्ट्रम जो होता है हाइड्रोजन का वो विजिबल रीजन में आता है, यानी जिसको हम लोग देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग बाल्मर सीरीज को देख सकते हैं ना। बाल्मर सीरीज को आपको पता होगा 5-6 सीरीज होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। पहले होता है लाइमन, बाल्मर, है ना, पास्चन, पीफंड और ब्रैकेट, इस तरह से 5 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा नंबर में रहता है लाइमन सीरीज, है ना। ये बाल्मर पहला नंबर में रहता है लाइमन, फिर होता है बाल्मर, ठीक है। इसका ट्रिक हम लोग देख सकते हैं, एल बीपी और फिर बीपी, ये होता है इसका ट्रिक। एल माने लाइमन, बी माने कि आपका होता है बाल्मर जो ये विजिबल रीजन में आता है, पी मतलब होता है आपका पास्चन, बी माने ब्रैकेट और पी मतलब होता है पीफंड, ठीक है। ये पहला नंबर में, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह से, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइन द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑर्बिटल। बहुत आसान है सर, बोल रहा है कि कौन सा क्वांटम नंबर जो होता है वो शेप बताता है, ऑर्बिटल का शेप कौन बताता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्वांटम संख्या जो कक्षक में जो होता है वो त्रिमीय आकार की परिभाषा करती है, यानी आकार के बारे में कौन बताता है, शेप के बारे में कौन बताता है। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना कि जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो जगह पे एज्यूमिथल क्वांटम नंबर। एज्यूमिथल क्वांटम नंबर बताता है किसके बारे में, तो शेप के बारे में कि आकार कैसा होता है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही बोलेगा कहीं ओरिएंटेशन के बारे में कौन बताता है, तो वो बताता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता है। बहुत आसान क्वेश्चन है सर, है ना। ये हो गया आपका शेप। यही कहता रहता कि शेप है यहाँ पे, क्या है शेप। यही कहाँ रहता कि इसका आकृति के बारे में कौन बताता है, आकृति ये होगी आपका आकार शेप, है ना। यही यहाँ पे रहता है इसका साइज के बारे में कौन बताता है, साइज। साइज मतलब होता है आपका बड़ा और छोटा, ठीक है। देखो शेप मतलब हो गया कि कैसा है, थी आपका गोल है, स्फेरिकल है ना, यहाँ पे आपका बैंडेड है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, डबल ये है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका शेप। तो शेप के बारे में बताता है उसका एज्यूमिथल क्वांटम नंबर। लेकिन यही यहाँ पे कहीं रहता है आपका कि साइज कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो वो बताता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो फिर हम इसको डिटेल में आपको बताएंगे बाद में, अभी आपको क्वेश्चन पर ही ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आपका एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, यानी कि आपका द्वितीय क्वांटम संख्या। बहुत आसान है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। बोल सर भैया आप सबको आसान खाए बोलते भैया हम लोग को डर लगता है। अरे हम मैं तो फिर डर का है। कहता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 3। बहुत आसान है। कहता है मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3, यानी कि आपको क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया है n बराबर 3। तो कहता है इसमें से कुल संख्या किस कक्षकों की कुल संख्या कितना होगा, यानी कि इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। तो ऑर्बिटल्स निकालने का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर। यानी कि मान लो आपका थर्ड ऑर्बिट है तो उसका स्क्वायर कर दो। थर्ड ऑर्बिट है तो मतलब n बराबर 3 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो n के स्क्वायर का, यानी कि 3 के स्क्वायर का, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9। तो इसमें से टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 9 ऑर्बिटल्स। समझ में आ गया। यहीं पर कहता है सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट मतलब n का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो उसमें 4 ऑर्बिटल है। बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अगला 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज CH4 के साथ सम आयनी है। देखो इस बहुत आसान है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CH4। CH4 मतलब क्या था समझना। CH4 यहाँ पे कहता है कि कौन आइसो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ। इसका मतलब ये होता है कि CH4 में जितना इलेक्ट्रॉन है इन चारों में से और किसके पास उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग देखेंगे कि CH4 में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी, तो 6 ही होगा। हाइड्रोजन का जो होता है यहाँ पे परमाणु संख्या वो होता है 1, ठीक है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन है, तो इसमें से इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 4 होगा, है ना, ये नियम होता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 6 4 कितना हो गया, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक, नहीं समझ में आया फिर से समझो। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरह से, ठीक है। हाँ, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है कितना, परमाणु संख्या 6, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6 होंगे। हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 1, लेकिन 4 है तो इसलिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 4। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हम लोग गिनेंगे तो इसमें आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग देखेंगे कि इन चारों में से किसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो होगा नहीं। आपको ये सब सॉल्व करने के लिए 1 से 30 तक आपको सबका परमाणु संख्या याद होना चाहिए, तभी सब में नंबर आएगा 11th में, नहीं तो नहीं आएगा। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो इसमें से 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो होगा नहीं। हाँ, नियोन का एटॉमिक नंबर होता है 10, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत है। अगला देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी बोर्ड परीक्षा शायद 2024 में ही पूछा गया है ना। कहता है कि एफ मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और यहाँ पे नाइट्रोजन और क्लोरीन में किस तत्व का ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन जो है वो लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक है, यानी कि आउट ऑफ FON एंड Cl विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो नेगेटिव का यहाँ बात किया तो सबसे नेगेटिव रहता है क्लोरीन का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे कहता है कहीं हाईएस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो होता है आपका फ्लोरीन। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है, ठीक है। और आपका कॉन्सेप्ट का किंग है आपका भाई। कहता है निम्नलिखित में से किस स्पीसीज का आकार सबसे बड़ा और सबसे छोटा है। दो चीज पूछ रहा है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव लार्जेस्ट एंड स्मॉल साइज, यानी इसमें इन चार स्पीसीज दिया आपको, मैग्नीशियम 2+, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम 3+। तो कहता है इसमें से बताना है कि कौन सा स्पीसीज सबसे बड़ा है और कौन सा स्पीसीज सबसे छोटा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैग्नीशियम एल्युमिनियम लिखा है, तो सबसे पहले आता है मैग्नीशियम
और इसके बाद आता है एल्युमिनियम, ठीक है, और ये जाता है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो जब हम लोग जाएंगे इधर लेफ्ट से जाएंगे राइट तो साइज घटता है, तो जाहिर सी बात है कि मैग्नीशियम का साइज होगा बड़ा और एल्युमिनियम का साइज होगा छोटा। तो ये तो पता चल गया कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में या फिर मैग्नीशियम 2+ और एल्युमिनियम 3+ में जो सबसे बड़ा साइज है वो किसका है, मैग्नीशियम का। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम कहाँ कहाँ है, तो एक यहाँ है और यहाँ है, तो ऑप्शन ए और बी दो सही हो सकता है, ये तो सही कभी नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले बड़ा बोला था। अब हमको छोटा देखना है, बोल सर छोटा कौन है, तो देखो छोटा जाहिर सी बात है कि एल्युमिनियम है। अब एल्युमिनियम और एल्युमिनियम 3+ में हमको देखना है कि इन दोनों में से छोटा आपका कौन है, ठीक है। तो हम लोग को देखना है कि इन दोनों में से आखिर छोटा कौन है, तो आराम से देखना है, ठीक है। क्या करना है, आराम से क्या करना है, देखना है, ठीक है। आप कैसे देखेंगे, बहुत आसान है। देखिए सर एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम 3+ कब बना, जब ये इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया सर, लॉस किया। और इलेक्ट्रॉन को लॉस करना मतलब क्या होता है कि पहले समझना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ना तो इसका साइज छोटा हो जाएगा, इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना, ठीक है। यानी प्लस जैसे ही हुआ तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा छोटा साइज हो जाएगा एल्युमिनियम 3+ का। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके बोर्ड परीक्षा में, कई बार पूछा गया है ना। कहता है कि डी ब्लॉक तत्व का जो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, यानी कि द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। आपको सबको याद रखना है, एस ब्लॉक का क्या होता है, पी ब्लॉक का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डी का क्या होता है, एफ का क्या होता है, सबका याद रखना है। तो यहाँ पे हमको पूछा है डी का, किसका पूछा सर, डी का। तो डी का जो यहाँ पे सही आंसर हो जाने वाला है आप समूह का, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। n-1 डी 1 से 10 तक और ns1 2, ठीक है। देखिए एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है ns1 2, पी ब्लॉक का होता है ये वाला ns2 np1 से 6, डी ब्लॉक का ये है और एफ ब्लॉक का ये है, ठीक है। तो सबका एकदम रट लेना, चारों में से इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक का पूछ देगा, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए BeCl2, ये भी आपका PYQ में पूछा गया क्वेश्चन है। BeCl2 इसका बोलता है क्या, तो BeCl2 ऐसे बनता है इसका स्ट्रक्चर। कहता है इसमें से इसका जो है वो डायपोल मोमेंट क्या है, तो देखिए यहाँ पे इस पर रहता है प्लस माइनस, इस पर रहता है प्लस, तो इस पर रहेगा इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो इस पर आ जाता है 2+, ठीक है। तो इसका जो डायपोल मोमेंट हो जाता है वो 0, क्योंकि कैंसिल हो जाता है, प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो इसका डायपोल मोमेंट आएगा D, यानी कि आएगा 0। इस चीज़ को हमेशा क्या करना, ध्यान देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ, आराम से देखना है क्या कहता है। देखिए ये तो इसका ट्रिक हम बता देंगे, उससे बाहर नहीं आएगा। क्या बोलता है, कहता है O2 का आबंध कोटि क्या है, कोटि क्या है, यानी दी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज। देखो आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, यहाँ है O2, तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए सर, 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 16 इलेक्ट्रॉन है, इसका हमको पता करना है बॉन्ड ऑर्डर। तो हमेशा याद रखना, एक हम ट्रिक बता रहे हैं, एक ट्रिक हम बता रहे हैं कि कहीं किसी के पास है 14 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। कितना होता है सर, हाँ 3 होता है। कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब ध्यान देना, 14 से कहीं बढ़ेगा तो और 14 से कहीं घटेगा इलेक्ट्रॉन तो, ठीक है, हमेशा 2 घटेगा या बढ़ेगा जो भी होगा, ठीक है, 2 होगा, तो उसका 0.5 क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा और घटेगा, बढ़ेगा नहीं घटेगा, दोनों साइड। जैसे मान लो यहाँ पे किसी के पास है, सपोज करो 15 इलेक्ट्रॉन, कितने हैं, 15 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 0.5 घट जाएगा, यानी कि 3 में से 0.5 घटेगा तो आएगा 2.5। किसी के पास कहीं मान लो है 16 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी 0.5 इलेक्ट्रॉन घटेगा, तो अब 2.5 है तो उसमें आधा घटाएंगे तो आएगा 2, इस तरह से। कहीं किसी के पास 17 इलेक्ट्रॉन है तो उसका होगा यहाँ पे 1.5, इस तरह से। फिर नीचे भी 14 से कहीं घटेगा भी तो फिर भी घटेगा। जैसे यहाँ पे कहीं किसी के पास है 13 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी 0.5 घटेगा 3 से। ये मेन, ये सबसे बड़ा पिलर ही है, तो आधा घटाएंगे तो आएगा 2.5, है ना। किसी के पास 12 इलेक्ट्रॉन है, फिर आधा घटा देंगे तो इसके पास आएगा 2। किसी के पास 11 इलेक्ट्रॉन है तो फिर आधा घटा देंगे तो इसके पास आएगा 1.5, इस तरह से, ठीक है। तो मेन आपका कौन है, बीच में है आपका ये 14 इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक। तो हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन में है 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2। किसी के पास कहीं रहेगा 17 इलेक्ट्रॉन, तो कितना आ जाएगा 1.5। इस तरह से क्या करना है आपको, ट्रिक से बनाना है। इसका वैसे रूल भी होता है, तो अभी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बोल भैया रूल दो एक बार बता दिए। देखिए सर ये थोड़ा सा बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसमें क्या करते हैं ना हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसमें आएगा 1s 1s2, फिर आएगा सिग्मा 1s, मतलब कि कुल मिला के लेंदी है। बस आपको ये वाला ट्रिक याद रखना है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा इससे, ठीक है। चलिए अगला कहता है कि जल के अणु का आकार क्या होता है, यानी कि H2O।
इसका आकार क्या होता है, द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज क्या होता है। तो हमेशा ध्यान देना कि जो वाटर मॉलिक्यूल का जो शेप होता है बाबू, वो होता है आपका बेंट भी शेप, बेंट या फिर बेंट भी शेप, मैंने मुड़ा हुआ, ठीक है, मुड़ी हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख रहे हैं हम सारा ऑप्शन नहीं पढ़ रहे, बस आपको हम ज़्यादा समझाने पर फोकस कर रहे हैं, और पूरे यूट्यूब पर आपको इतना समझा कर कोई नहीं बताएगा, सब कोई आएगा और खाली आंसर दे के ABCD करके चला जाएगा, ठीक है। और यही कारण है कि आप लोग हमसे ज़्यादा भरोसा करते हैं और ज़्यादा पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, कहता है CH4 में C का संकरण क्या है, यानी कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4। बहुत आसान है, देखिए CH4 कैसे, 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, इस तरह से बना। हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। देखो सिग्मा प्लस लोन पेयर LP। तो देखो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा रहता है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई रहता है, तो इसमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, ठीक है। और यहाँ पे लोन पेयर 0 है, तो सिग्मा आ गया 4 और लोन पेयर आ गया 0। तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर टोटल कितना आ गया आपका 4, 4 प्लस 0 4 हो गया ना। तो 4 है तो इसको एगो S लिखेंगे और P बढ़ाएंगे तो P आ जाएगा 3 गो, तो sp3, देखो 3 और 1 4, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया कितना, sp3। क्या आ गया, sp3। तो sp3 आपका ऑप्शन नंबर C यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन। आपको पता है कि आपको पूरे यूट्यूब पर एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल जो हिंदी और इंग्लिश में एकदम सटीक बताता है और एकदम दबा के बताता है। चलिए अगला, सभी तत्वों की इंथैल्पी उसके संदर्भ अवस्था में होती है, यानी कि कहता है कि द इंथैल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट देयर स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट में इंथैल्पी हमेशा 0 होता है, हमेशा ध्यान में रखना, 0 है ना, 0। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 18 का क्या हो जाएगा, हम लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देख सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि एक प्रक्रम में समतापी परिस्थितियों में होने वाले सही स्थिति है क्या है, यानी कि फॉर द प्रोसेस ऑफ टू ऑक्योर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन दी करेक्ट आपका कंडीशन इज। आइसोथर्मल में क्या चीज 0 होता है, Q 0 होता है, डेल्टा Q 0 होता है, डेल्टा T 0 होता है, फिर T 0 होता है। तो हमेशा पढ़ना आइसोथर्मल में यहाँ पे T को पकड़ना, T को, तो T 0 होता है, लेकिन T 0 नहीं, डेल्टा हमेशा लेना है इसको, तो डेल्टा T 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आध कर लेना, ठीक है, इसको आधे कर लेना है, इसको इस समय ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। पूछेगा तो यही पूछेगा ना, तो नहीं पूछेगा। कहता है एक रिएक्शन है ना, एक रिएक्शन है जिसमें से 2Cl गैस है और ये बना रहा है Cl2 गैस, ठीक है। तो कहता है इसमें साइन डेल्टा H का माने इंथैल्पी का और डेल्टा S यानी कि इंट्रोपी का, इंट्रोपी और इंथैल्पी का क्या साइन होगा, तो दोनों का साइन नेगेटिव होगा। क्या होगा सर, नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान देना दोनों नेगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अब क्यों होगा, ज़्यादा यहाँ पर डीप में नहीं जाना है, हम बोले ना जो आपको समझने वाला चीज़ है वो हम अच्छा से समझा रहे हैं, जो समझने वाला चीज़ कम है, जो आपको नहीं पढ़ना उसको एकदम खोपचे में एकदम साइड कर लेना, खाली आध कर लेना, ठीक है, तभी आप आराम से 40 में 40 ला पाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि कहता है स्थिर दाब और तापमान पर अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तितता का मापदंड क्या है। देखो यहाँ पर बोला स्पॉन्टेनिटी मतलब होता है, स्पॉन्टेनिटी मैंने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, एक तरह स्पॉन्टेनिटी जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर क्या होगा, मैंने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो होगा वो कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होगा। तो हमेशा ध्यान देना डेल्टा जी पर ही फोकस करना। डेल्टा जी जो होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में नेगेटिव होता है। डेल्टा जी क्या होता है सर, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में नेगेटिव। यहाँ कह रहा था नॉन स्पॉन्टेनियस, तो डेल्टा जी जो होता है वो आता है पॉजिटिव नॉन स्पॉन्टेनियस में। स्पॉन्टेनियस में होगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब क्या होता है, तो डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव है, माने कि लेस देन 0 है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, इससे इजी तो कुछ नहीं है। क्या कहता है, कहता है एच बराबर यू प्लस बी भी के संबंध में यू दर्शाता है। यू क्या है, यानी इन दी रिलेशन एच बराबर यू प्लस पी भी में यू क्या रिप्रेजेंट करता है। आपको बताना है कि ई एच बराबर यू प्लस पी भी जो है वो किस चीज़ का इक्वेशन है, ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे यू जो होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी। क्या होता है, इंटरनल एनर्जी यानी कि होता है आंतरिक ऊर्जा। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन और बहुत ईजी क्वेश्चन है। कहता है कि यहाँ पे एक रिएक्शन है, CaCO3 सॉलिड है और बन रहा है आपका CO कैल्शियम ऑक्साइड और बना रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि एक्सप्रेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द अबव रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है कि Kc का वैल्यू यानी कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू पता करना है, ठीक है। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए जो है वो समावस्था स्थिरांक यानी Kc का व्यंजक होगा। क्या होगा इसमें, आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन है। तो देखो Kc बराबर इसमें से नियम होता है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट इसमें से क्या है, तो कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पे है CO2। तो ऊपर में यहाँ पे देखो ध्यान दो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट है CO, तो CO का कंसंट्रेशन, ठीक है, और इनटू CO2 का
कंसंट्रेशन, ठीक है, CO2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है यहाँ पे CaCO3, इसका कंसंट्रेशन, ठीक है। अब नियम क्या होता है कि आपको सॉलिड को और लिक्विड को नहीं लिया जाता है, सॉलिड और लिक्विड को। देखो यहाँ पे ये वाला है आपका सॉलिड, तो ये नहीं लेंगे इसका कंसंट्रेशन, तो इसका कंसंट्रेशन जनरली 1 होता है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना। तो इसका कंसंट्रेशन हो गया यहाँ पे 1, ठीक है। ये भी सॉलिड है तो इसका भी कंसंट्रेशन कितना हो गया 1, ठीक है। और यहाँ खाली CO2, तो खाली बच गया CO2, क्योंकि किसी भी चीज़ को 1 से भागा देंगे तो वैल्यू वही आता है। तो फाइनली यहाँ पे Kc बराबर क्या आएगा, तो यहाँ 1 है तो 1 गुने CO2, CO2 ही होगा, है ना, CO2 ही होगा, और CO2 बटा 1 CO2 ही होगा। तो यहाँ पे Kc बराबर आ गया खाली CO2, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोगों को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सिंपल है, मतलब कुल मिला के इसका ट्रिक यही है सर कि आपको सॉलिड का कंसंट्रेशन नहीं लेना है। नियम क्या कहता है कि Kc आपको निकालना है तो पहले लो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और डिवाइडेड बाय लो फिर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। कंडीशन क्या है कि आपको प्रोडक्ट रहे चाहे रिएक्टेंट रहे, सॉलिड को आपको लेना ही नहीं है, सॉलिड को आपको लेना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन माने CO2 का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो मतलब 1, तो खाली Kc बराबर आ गया आपका CO2 का कंसंट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। याद रहेगा ना। चलो अगला, H2O का जो संयुग्मी अम्ल होगा, बहुत ज़्यादा इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है कि दी कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H2O इज, देखो बोलता है कि H2O है, वाटर है, इसका कॉन्जुगेट एसिड बोल रहा है, तो जो निकालने बोलेगा ना उसका उल्टा समझ लेना, हमको दिया हुआ है तो निकालने बोल रहा है कॉन्जुगेट एसिड, तो समझ लेना कि हमको ये दिया है बेस, समझ लेना कि ये है बेस। और आपको पता है कि एसिड हम लोग किसको बोलते हैं, जो H+ को डोनेट करता है, और बेस हम लोग किसको बोलते हैं, जो H+ को एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या है, बेस है कि एसिड है, H2O क्या है, बेस है कि एसिड है। यहाँ पे हमको बोल क्या रहा है, कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, तो हम लोग मान लेंगे कि ये है आपका बेस, और बेस का काम होता है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना, तो हाइड्रोजन एक और जोड़ देंगे इसमें, तो H2O में एक और हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो H3O बन जाएगा। सिंपल है। तो H3O कहाँ है आपका, देखिए यहाँ पे H3O ये हो गया H3O+, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, सही है। कितना आसान है सर, कुछ नहीं है, उल्टा मान लेना है। यहीं पे बोलता है कहीं आपको कॉन्जुगेट एसिड है तो यहाँ पे बोलता है कॉन्जुगेट बेस, किसका, H2O का, H2O का कहीं बोलता कॉन्जुगेट बेस, तो बेस बोला है, कहीं यहाँ बोला है बेस, तो मान लेंगे इसको एसिड, इसको क्या मान लेंगे, एसिड, और एसिड का काम होता है H+ को देना, तो H2O है, देखो H और वो H2O है, तो H2O में है एसिड, H से मतलब H+ को डोनेट करना, तो H+ इसमें से चला जाएगा, तो क्या बचा, O और H, तो खाली बच जाएगा OH-, तो इसका सही आंसर हो जाता बी। समझ में आ रहा है, कुछ बहुत आसान है और इससे 1 नंबर कन्फर्म आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि एज्यूम द कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ, डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब कि कोई रिएक्शन है जिसमें से आपका पूरी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जा रहा है, तो कहता है इसमें हमको pH वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, pH वैल्यू, किसका, तो 0.001 MHCl का pH वैल्यू निकालना है। बहुत आसान है सर, देखो जब ये कंप्लीट डिसोसिएशन बोलेगा ना तो यहाँ पे pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ H+, बहुत आसान है, ठीक है। तो जब भी आपको बोलेगा कंप्लीट डिसोसिएशन, तो कंप्लीट डिसोसिएशन में आप H+ का कंसंट्रेशन हमेशा क्या करना है, तो H+ का कंसंट्रेशन हमेशा मान लेना है जो दिया है सो, ठीक है। एक रिएक्शन और आता है जिसमें से यहाँ पे देखो इसमें हो क्या रहा है ना, अच्छा चलो पूरी सॉल्व ही कर देते हैं ना, पूरी क्या कर देते हैं, सॉल्व ही कर देते हैं, इसको अच्छा रहेगा। देखो समझो, यहाँ पे है HCl, है ना, क्या है आपका HCl है, तो HCl है और HCl कंप्लीट डिसोसिएशन होने के बाद बना है, तो ये कैसे बनेगा, देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका HCl है ना, ये टूटेगा तो बनाएगा H+ और बनाएगा Cl-, ये बनाएगा, सिंपल है। अब हमको यहाँ पे कंसंट्रेशन मोलैरिटी दिया है किसका, HCl का, किसका दिया है, HCl का, यानी HCl का मोलैरिटी दिया है 0.0001, ये दिया है, ये दिया है HCl का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये टूटा है H+ और Cl- में। अब इसको बैलेंस करो, तो यहाँ पे एक H, यहाँ भी एक H, एक Cl एक Cl, तो बैलेंस करने के लिए जोड़ना घटाना नहीं पड़ा। तो इसका मोलैरिटी कितना है, 1 मोल है ये, तो इसका मोलैरिटी इतना है, तो ये भी 1 मोल है, कुछ नहीं बगल में है, तो और ये भी 1 मोल है, तो इसका भी मोलैरिटी आ जाएगा 0.0001 और इसका भी मोलैरिटी आ जाएगा 0.0001, है ना, एकदम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं, हमको यहाँ पे बोल रहा है pH निकालना, pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H+ का कंसंट्रेशन, तो H+ का माने कि ये कंसंट्रेशन, और इस टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर 1 2 3 4 डिजिट है, तो यहाँ पे बैठा दो -4, ठीक, इस तरह से। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो पावर है सर, इसका ये वाला जो पावर है वो कितना है, -4, तो हमेशा ध्यान देना कि लॉग के जो भी यहाँ पे टर्म रहेगा उसका जो पावर है वही उसका फाइनल वैल्यू बन जाता है, वही उसका फाइनल वैल्यू बन जाता है। तो माइनस का माइनस है, लॉग का पावर -4 है, तो इसका वैल्यू, लॉग 10 पर पावर -4 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा, -4। यहाँ लॉग 10 पर पावर कहीं 6 रहता तो इसका वैल्यू आ जाता +6, यहाँ लॉग 10 पर पावर कहीं 10 रहता
तो इसका वैल्यू आ जाता है 10। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना चाह रहे सो? हाँ, तो इसका वैल्यू -4 है तो इसका वैल्यू हो गया -4, तो -4 गुने -4 कितना हो गया? तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका आ गया पीएच वैल्यू कितना? 4 आ गया। तो इसका 4 से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करते हैं। समझ में आ रहा है? एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे कहीं लॉग है, लॉग 10 पर वैल्यू यहाँ पे है 6, लॉग 10 पर पावर 6 है तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6। समझ में आ रहा है कुछ? कहीं यहाँ पे लॉग है क्या है? लॉग 10 पर पावर कहीं -7 है तो इसका सॉल्यूशन होकर वैल्यू आ जाएगा कितना? 7 -7 माइनस है ना, तो -7 माने लॉग के 10 पर पावर जो भी ऊपर पावर रहता है, लॉग 10 के ऊपर जो भी पावर रहता है वही उसका वैल्यू हो जाता है ना। बस यही तरीका है सर, यही रूल ही है। अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 40 क्वेश्चन बताने वाले हैं। कहता है यहाँ पे कि 2H2 है, ठीक है, 2H2 है और यहाँ पे गैस में है और CO भी आपका गैस में है, ये बना रहा है CH3OH। कहता है अभिक्रिया में जो साम्य अवस्था पर H2 जोड़ने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत आसान है। क्या बोल रहा है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। इतना कहने का मतलब ये रिएक्शन है और वो इक्विलिब्रियम में है। किस में है? इक्विलिब्रियम में। हम लोग बोल रहा है कि इसमें से कहीं H2 को ऐड कर देते हैं। H2 किधर है? इधर है ना, तो इसको कहीं H2 को ऐड कर देते हैं तो इस इक्विलिब्रियम में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि जितना रिएक्टेंट है इधर उतना ही इधर प्रोडक्ट है, तभी इक्विलिब्रियम में है। अब हम लोग रिएक्टेंट को बढ़ा देंगे तो ये चाहेगा हम बराबर हो जाएं, और बराबर ये कब होगा? जब इधर वाला वैल्यू घटेगा, और घटेगा तो ये रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, है ना, आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा प्रोडक्ट बना लेगा, तभी ना ये बराबर होगा। नहीं समझ में आया? जैसे सपोज करो ये 10 ग्राम है इधर आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी कितना है सर आपका? तो प्रोडक्ट ही भी आपका है 10 ग्राम। अब हम लोग क्या किए, मान लो 2 ग्राम इधर ऐड कर दिए तो हो गया कितना? ये 12 ग्राम। तो इसको दोनों साइड बराबर करना है तभी ना इक्विलिब्रियम में आएगा। तो इधर से थोड़ा सा घसक जाएगा 1 ग्राम, तो 1 ग्राम इधर ऐड हो गया तो यहाँ बचा खाली कितना? 1 ग्राम। तो टोटल जोड़ेंगे इधर भी 11 ग्राम और इधर भी कितना हो गया? 11 ग्राम। तब ये बराबर होगा, तब ये रुकेगा। समझ में आ रहा कुछ? यानी इधर ऐड करेंगे तो रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा, इधर प्रोडक्ट में ऐड करेंगे तो रिएक्शन थोड़ा पीछे चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना, आगे बढ़ जाएगा। तो बस वही लिखेंगे यहाँ पे कि अभिक्रिया उत्पादों की ओर अग्रसित हो जाएगा, यानी कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, यानी रिएक्शन रिएक्टेंट से किधर चल जाएगा? तो प्रोडक्ट की ओर चला जाएगा, है ना, क्योंकि इधर बढ़ाएं, यही यहाँ पे कहीं प्रोडक्ट बढ़ाते हैं तो प्रोडक्ट इधर पीछे आ जाता है, रिएक्टेंट की तरफ चल जाता है। तो देखो बहुत आसान है, कब? जब आपका भाई आपके साथ है तब। अगला H2SO4 में S का ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यानी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। देखो बहुत आसान है सर, बोले ना कि हम, मेरे लिए तो सब आसान नहीं है और अभी आपको लग रहा है टफ, लेकिन आप हमारे साथ 3-4 वीडियो देख लीजिएगा ना तो आपको और ज़्यादा आसान लगने लगेगा। हमको जिसका बोला है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, उसको मानेंगे x, तो इसको बोला है तो इसको मानते हैं x। एक हाइड्रोजन का होता है +1, 2 हाइड्रोजन है तो इसका हो गया आपका +2, ठीक है। एक ऑक्सीजन का होता है -2, 4 ऑक्सीजन हो गया तो हो गया -8, बराबर। इस पर कितना चार्ज है? कुछ चार्ज नहीं है तो इधर 0, ठीक। अब देखो ये 2 + x, ये -8 है उधर जाएगा तो हो जाएगा +8, x का x, ये प्लस का 2 है उधर जाएगा हो जाएगा -2, तो 8 में -2 तो 6, तो x का वैल्यू आया 6, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 6। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 27 का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है बच्चा बाड़ी? बोल सर इतना अच्छा कैसे बता लेते हैं सर? आप लोगों का प्यार है इसलिए बता लेते हैं। इसको रट लेना, बोले ना कि जो समझने वाला चीज़ है वो समझाएंगे, जो आलतू फालतू चीज़ आ गया उसको रट लेना, आएगा तो यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कहता है कि इनमें से कौन सा स्पीसीज जो है वो असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाता, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी। कौन नहीं दर्शाता है? तो ClO4 ये नहीं दर्शाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अब अगला बहुत आसान है ये 29 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दो। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इसका IPSC नेम क्या है? देखो इसको तोड़ना है। देखो CH3 आपका 3 है और है यहाँ पे C और Cl, तो इसका नियम होता है कि ये CH3 जो है 3 है ना तो उस पर लटका हुआ है ये इस पर, ठीक है। तो इसको लटकाएंगे अच्छा से, देखो पहले लिखेंगे C, फिर लगाएंगे इधर Cl, और यहाँ पे CH3 3 गो है ना तो 1 CH3, 2 CH3 इसी पर लटका देंगे, बोले ना ब्रैकेट में मैंने लटका हुआ है, ठीक। अब लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन नंबरिंग करना है ना, मतलब नेम लिखना है इसका IPSC नेम। तो लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन, देखो ये लंबा कार्बन का चेन, नंबरिंग करेंगे तो आएगा 1 2 3। अब नाम लिखना है तो पहले ब्रांच का नाम होता है। तो देखो 2 नंबर पे यहाँ एक कार्बन है तो 2 मिथाइल और 2 पर क्लोरो है, 2 मिथाइल 2 क्लोरो, और एक कार्बन को मिथ इथ प्रॉप, तो प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, तो 2 मिथाइल 2 क्लोरो, है ना। तो पहले C आता है ना तो पहले क्लोरो लिखेंगे, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल और मिथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन, है ना। 2 क्या है? 2 क्लोरो, है ना, 2 क्लोरो और यहाँ पे है 2 मिथाइल
2 क्लोरो 2 मिथाइल और मिथेन इथेन प्रोपेन, है ना, मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप पे ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है, कुछ है इसमें से? कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा तब। अगला 30 नंबर, देखो ये बहुत आसान है। बेंजीन है C6H6, इसमें बोलता है कितना सिग्मा और कितना पाई बॉन्ड है, कुल संख्या काउंट करना है। देखो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और इसका स्ट्रक्चर होता है साइकिल। देखना, ध्यान देना, देखो साइकिल कैसे, 6 कार्बन है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और सबके साथ एक हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन। आपको हम दिखाए हैं कि जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ एगो सिग्मा, और जहाँ डबल बॉन्ड है, देखो ध्यान दो, जहाँ सिंगल बॉन्ड वहाँ एगो खाली सिग्मा, जहाँ डबल बॉन्ड वहाँ पे एगो सिग्मा है और एगो पाई है। तो बस बैठाते जाओ, देखो यहाँ एक सिग्मा और एक पाई, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे एक पाई और एगो सिग्मा, यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पर भी सिग्मा और यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पर भी सिग्मा, यहाँ पाई और यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, और फिर यहाँ सिंगल है यहाँ सिग्मा, और यहाँ भी सिंगल है तो यहाँ भी सिग्मा। ठीक है, तो टोटल पाई देखोगे तो 3 पाई है, 1 2 और 3 पाई। ठीक है, कितना पाई है? ओनली 3 पाई है। और सिग्मा कितना है? तो सिग्मा टोटल काउंट करोगे तो 6 को कार्बन है तो 6 सिग्मा, और 6 को हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ तो 6 टोटल 12 सिग्मा और 3 पाई। तो 12 सिग्मा और 3 पाई, 12 सिग्मा 3 पाई। देखो 12 को सिग्मा, पहले सिग्मा 12 सिग्मा 3 पाई, है ना, कितना पाई? 3 पाई। कितना आसान था, कुछ है इसमें से? कुछ नहीं है। तीसरा का सही 30 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बच्चा पार्टी हम लोगों का सही हो जाएगा। 31 नंबर देखो, ये भी आसान है, बोला हाँ सर ये भी आसान है। हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा है कार्बन का, किसमें? तो आपका CH2 और डबल बॉन्ड वो में। देखो इसको तोड़ेंगे ऐसे, कार्बन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर आपका 2 को हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन और 1 2 हाइड्रोजन। क्या बोलें? सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई। ठीक है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन बोल रहा है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है कि हाइब्रिडाइजेशन बराबर भी कुछ देर पहले बताएं, सिग्मा प्लस लॉन पेयर। तो लॉन पेयर तो इसमें 0 है। सिग्मा कितना है कार्बन में? 1 2 3 सिग्मा है, तो ये हो गया आपका 3 सिग्मा प्लस 0 लॉन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना है? या 3 मतलब एगो S दो और P बढ़ाओ तो एगो S गया तो 2 को बचा ना, तो P कितना हो गया? 2 को, तो sp2 इसका आ गया हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का, sp2। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 31 का हम लोगों का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बोल सर कोई दिक्कत नहीं है सर। 32 नंबर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कितना आसान क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्या बोलता है, नाभिक रागी के रूप में कार्य नहीं करेगा, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। बोल रहा है कि इन चारों में से कौन न्यूक्लियोफाइल नहीं है, माने कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है। बोल सर इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? सर देखो जाहिर सी बात है, न्यूक्लियोफाइल कहीं बोलेगा तो उस पर नेगेटिव ढूंढना और लोन पेयर ढूंढना। ठीक है, लोन पेयर खाली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर ही होता है जनरली। ठीक, और कहीं बोलेगा इलेक्ट्रोफाइल तो देखना इलेक्ट्रोफाइल माने पॉजिटिव, एन माने नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव और इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव। और एक कंडीशन डालना कि न्यूक्लियोफाइल में आपका लोन पेयर भी हो सकता है, और लोन पेयर में खाली नाइट्रोजन ऑक्सीजन नजर आएगा तो डायरेक्ट टिक मार देना। समझ रहा है? जैसे H2O, इसमें क्या गया? ऑक्सीजन, मैंने लोन पेयर है तो H2O क्या है आपका? न्यूक्लियोफाइल, डायरेक्ट टिक मार। समझ में आ रहा है कुछ? यहाँ बोला है नॉट न्यूक्लियोफाइल, माने इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब प्लस होना चाहिए, और प्लस है खाली देखो Cl प्लस, यानी कि आपका बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ में आ गया कुछ? चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, CH3 CH2O C। देखो इसमें बोल रहा है कि पाए जाने वाले संरचनात्मक समवर्तता का प्रकार कौन है, यानी कहता है टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर फाउंड इन इतना एंड इतना। कहता है इसमें से कौन सा आइसोमर है, कौन सा आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। तो देखो दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, वो और यहाँ भी वो है, और यहाँ पे कार्बन नंबर इधर बदल रहा है, इधर बदल रहा है, इधर बदल रहा है, इधर बदल रहा है ना, बाकी सब में सेम है। देखो समझ लो, देखो इसमें से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है। यहाँ ऑक्सीजन देखो, यहाँ ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के बगल इधर 2 कार्बन, इधर 2 कार्बन, यहाँ ऑक्सीजन है, इधर 1 कार्बन, इधर 3 कार्बन। तो जब ऐसा हो तो हमेशा मेटामर्स होता है। ये क्या होता है? मेटामर्स। बस ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि दी सब्स्टिट्यूएंट डाइट कैन नॉट क्लासिफाई एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिलेटिव टू हाइड्रोजन। देखो इसके ये सब याद रखना पड़ता है, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो कहता है कि वे प्रतिस्थापित जिन्हें हाइड्रोजन के सापेक्ष के इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, यानी कौन इसमें से इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप जो है
वो आपका नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये R, -R, ठीक है। -R नहीं है, ये R मतलब होता है अल्काइल ग्रुप, यानी कि कार्बन का चेन, इधर कार्बन का चेन जुड़ा रहता है ना, ये R मतलब कार्बन का चेन है, ठीक है। तो यहाँ कोई ग्रुप है जिसमें से कार्बन का चेन जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा B। 34 का सही आंसर क्या होगा? B। बोल भैया इसमें क्या करेंगे, बस याद कर लो। 35 नंबर बहुत आसान है। क्या है आसान कैसे सर? देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr है। बोलता है ये क्या प्रोडक्ट बनाएगा? तो देखो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड है और यहाँ पे है CH2, ठीक है। यहाँ जुड़ रहा है HBr, तो यहाँ होगा मार्कोनिक ऑप्स रूल। मार्कोनिक ऑप्स रूल क्या कहता है? ये टूटेगा H प्लस में, ये टूटेगा Br माइनस में। तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन, ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ है? देखो डबल बॉन्ड के पास, तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा पहले सिंगल बॉन्ड में। और ज़्यादा हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और दूसरा जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ जुड़ जाएगा। तो बनाएगा CH3 CH और Br और फिर बनाएगा CH2, ये सिंगल बॉन्ड के साथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो देखो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो 2 पर आ जाएगा ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो हो जाएगा। और मिथेन इथेन प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है ना, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? 35 का सही हो जाएगा। कोई चीज़ है, कहीं नहीं डरना है, ऑर्गेनिक आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, जब आपका भाई आपके साथ है तो, ठीक है। तो चलिए, तो कौन सा हो गया आपका? 35 नंबर था ना। चलो 35 नंबर का इंग्लिश वाले यहाँ पे देखिए 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान है भैया, आपको खाली आसान ही लगता है भैया। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है दी एडिशन ऑफ वाटर टू इथीन, इथीन नहीं इथाइन है, ठीक है, इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे क्या बोलता है? तो मर्क्यूरिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एट 333 K 333 केल्विन पर। क्या बोल रहा है कि हम लोग ऐड कर रहे हैं वाटर को, किस में? तो आपका इथाइन में। इथाइन मतलब एक कार्बन को मिथ, दो कार्बन को इथ, दो कार्बन को इथ बोलते हैं। और YNE है, मैंने ट्रिपल बॉन्ड है इसके साथ, तो यहाँ भी H आ गया, 4 बॉन्ड बनाएगा ना ये, यहाँ भी H आ गया। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हम लोग वाटर को ऐड कर रहे हैं। किसको ऐड कर रहे हैं सर? H2O को ऐड कर रहे हैं। तो ये टूटेगा हमें H प्लस में और टूटेगा OH माइनस में। तो आपको पता है इसमें से OH जब जुड़ेगा ना तो ये बना देगा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड को हमेशा टिक मारो, ऑप्शन नंबर B, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना। ऑप्शन नंबर B क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। 36 का सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर B, ठीक है। अगला देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? ये भी PYQ में पूछा है, दी नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक आर, यानी कोई भी चीज़ एरोमेटिक है तो उसका क्या है? तो वो प्लेनर भी होना चाहिए, हक्कल रूल को भी फॉलो करना चाहिए और कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में होना चाहिए। तो इसका ऑल ऑफ दिस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, यानी इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देखो बहुत आसान है। देखो इसको बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। देखो जब भी शुष्क ईथर या फिर ड्राई ईथर कहीं आ गया और सोडियम के प्रेजेंस में 2 आ गया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। इसमें से क्या होगा? तो यहाँ पे देखो CH3 है, क्या आपका CH3 है ना, CH3 और Cl है, ठीक है। तो कुछ नहीं, यहाँ पे एक गो है CH3 Cl, तो ये 2 गो बन जाएगा, CH3 का भी बन जाएगा, CH3 खाली बन जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऊर्ज रिएक्शन। देखो 2 गो बन गया CH3 और इधर 2NaCl बाहर निकल गया। ये वाला नहीं भी रहता ना फिर भी ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन ऑप्शन नंबर D क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दिक्कत है जहाँ पे सोडियम नजर आ गया और ड्राई ईथर, वहाँ पे आराम से ऊर्ज रिएक्शन को आपको कर देना है, ठीक। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर D। बस 2 क्वेश्चन बच गया सर। क्या बोलता है 39 नंबर क्वेश्चन? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन सा सहसंयोजी आबंधों में इलेक्ट्रॉन विस्थापन का उदाहरण नहीं है? तो ये बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे ये जो डिस्टिलेशन है ना ये नहीं है, और यही एक बार PYQ भी पूछा है। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे क्या होगा? सही। लास्ट क्वेश्चन और सबसे ईजी क्वेश्चन। बोल सर आपको खाली ईजी लगता है। कहता है कि द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव। कहता है डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन मतलब होता है H2O को बाहर निकालना। देखो यहाँ है CH3, यहाँ आपका CH2 और है OH, यही ना है, देखो यहाँ पे यही ना है, इसमें वाटर बाहर निकालना है। तो OH यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो OH इस कार्बन से बाहर निकल रहा है, तो बगल वाला से H बाहर निकलेगा, तो इससे H बाहर निकाल लें, इससे OH बाहर निकाल लें, तो यहाँ पे बचेगा CH2 खाली बचेगा। क्या बचेगा? CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया ना। और यहाँ देखो OH बाहर निकल गया, ठीक है, OH बाहर निकल गया, तो यहाँ भी क्या बचा? खाली CH2। और यहाँ पे एक बॉन्ड इसका टूटा और एक बॉन्ड इसका टूटा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। बोल सर कहीं नहीं है CH2 डबल बॉन्ड CH2 कहीं नहीं है, तो क्या करेंगे? जोड़ो, एक कार्बन और एक कार्बन, कितना कार्बन हो गया? 2 कार्बन,
2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन, तो C2H4 कहीं है, C2H4 ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा एक्सप्लेन लगा कमेंट में जरूर बता के जाना है। सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे जुड़ जाना है। हम जैसे ही फ्री होंगे, अभी थोड़ा बिजी हैं, तब सारा PDF आपको हम ग्रुप में भेज देंगे। ठीक है दोस्तों, सभी के साथ वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है।